बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैम आज़म यूट्यूब चैनल। इट्स मोहम्मद आज़म जावेद। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास है एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन हमने क्या क्या डिस्कस करना है। हमने सबसे पहले देखना है एक्टिव मिथाइलिन होते क्या हैं, एक्चुअली इनकी एग्जांपल देखनी है कि कौन कौन से कंपाउंड एक्टिव मिथाइलिन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद फिर हमने इथाइल एसीटोएसीटेट यानी कि EAA का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। उसकी दो हमारे पास स्ट्रक्चर आएंगे इस कंपाउंड के, एक इनोल और एक कीटो। इन दोनों के हमने कुछ केमिकल रिएक्शन देखने, इन दोनों स्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी के केमिकल रिएक्शंस होंगे, उनकी जो प्रूव होगा उनका कि ये इनोल और कीटो फॉर्म में इथाइल एसीटोएसीटेट एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद फाइनली हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हमारे पास फाइनल जो इसके एक्सपेरिमेंटेशनल प्रूफ होंगे वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी ताख़ीर के। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन जो है मीथेन में प्रैक्टिकली एसिडिक नहीं है, उनके पास कोई भी एसिडिक करैक्टर नहीं है क्योंकि वो स्ट्रांगली बाउंडेड है कार्बन के साथ विद सिंगल बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। तो होता क्या है कि जब दो हाइड्रोजन जो हैं मीथेन के रिप्लेस कर दिए जाएं किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, यानी कि लेट्स सपोज मीथेन हमारे पास CH4 है, अगर हम CH4 की जगह CH4 में 4H की जगह 2 जो H हैं उनको हम रिप्लेस करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, तो हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन बन जाएगा। यानी कि जो 2 रिमेनिंग हाइड्रोजन होंगे वो इनोलाइजेबल हो जाएंगे, वो इजीली रिमूवेबल होंगे और एसिडिक करैक्टर शो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि किसी भी स्पीशी के आने पर वो अपना प्रोटॉन लूज होने की कैपेबिलिटी होगी उस कंपाउंड में, तो वो एसिडिक नेचर बन जाएगी। यही बात इसमें की जा रही है कि जो रेस्ट ऑफ हाइड्रोजन होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने के बाद, यानी कि मीथेन के साथ जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 अटैच करेंगे तो 2 रिमेनिंग हाइड्रोजन जो होंगे वो एसिडिक नेचर में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ग्रुप जो प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों साइड पर होंगे मीथेन के, तो वो क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को मिथाइलिन में वीक कर देंगे। तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो स्टेबल एनाइन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसा ही फिनोमिना कुछ इथाइल एसीटोएसीटेट में देखा गया। तो हुआ क्या कि जो 2 हाइड्रोजन एटम थे मिथाइलिन के साथ अटैच, वो एसिडिक हो गए और रिएक्टिव कहलाए बाद में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो थे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप जो हमने अटैच किए, उन्होंने इस जो हमारे पास इथाइल एसीटेट एक कंपाउंड है इसको एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए कि हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप जो अटैच है टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप, वो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाया हमारे पास। कुछ एग्जांपल है हमारे पास रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की, वो उनमें से कौन कौन से हो सकते हैं। इनमें से इथाइल एसीटोएसीटेट है हमारे पास, पहली एग्जांपल है, यही हमारा मेजर फोकस होगा आज का। इथाइल 3-ऑक्सोब्यूटानोएट भी कहते हैं इसे। तो इसमें ये वाले जो 2 हाइड्रोजन जो क्या किए गए हैं, सराउंड किए गए हैं एक स्क्वायर में, तो इधर क्या होगा, ये दोनों जो होंगे एसिडिक कहलाएंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मेलोनिक एस्टर है डाइथाइल मेलोनेट, तो इसमें भी सेंट्रल जो 2 हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर में आ गए, दोनों तरफ साइनाइड ग्रुप लग गया। देखें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप सेंटर में आ गया, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए। तो तीसरी एग्जांपल हमारे पास सियानो एसिटिक एस्टर, यानी कि सियानो एसिटिक एस्टर जो कि जिसे हम इथाइल सियानो एसीटेट भी बोलते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही फिनोमिना हो रहा है। विदड्रॉइंग ग्रुप की एग्जांपल हमारे पास दी गई हैं, इनमें एसिटाइल विदड्रॉइंग हो सकता है, एस्टर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, सियानो है, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। टाटोमरिज्म का फिनोमिना भी कुछ डिस्कस किया गया एक्टिव मिथाइलिन में, वो भी हम, क्योंकि टाटोमरिज्म जो है शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन है, तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन स्पीशी टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन है एक ही कंपाउंड में किसी दूसरे एटम पर। तो देखते हैं टाटोमरिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिव मिथाइलिन के केस में क्या है। कह रहा है जब 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर जो हैं म्यूचुअली इंटरकन्वर्टिबल, यानी कि एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, तो क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो उसका फिनोमिना हो सकता है, जो कि टाटोमर कहलाते हैं। टाटोमर उन्होंने डिस्क्रीट केमिकल एंटिटीज़ को नाम दिया
क्या है जी, आइसोलेशन अंडर सूटेबल कंडीशन, यानी कि ये दो स्ट्रक्चर जो हैं टाटोमर जो होंगे एक ही कंपाउंड के, इनको ये अलग-अलग स्पीशीज़ कंसिडर की जा सकती हैं क्योंकि इनको ख़ास कंडीशन के तहत अलग-अलग किया जा सकता है। थर्ड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाटोमर जो है एक दूसरे से स्टेबिलिटी में डिफरेंस रखते हैं, यानी कि एक टाटोमर ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, एक कम स्टेबल हो सकता है। एक ही कंपाउंड के जो दो टाटोमर हमारे पास बनेंगे उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, लेस स्टेबल फॉर्म जो होगी उसे लेबाइल फॉर्म भी कहा है इसने। और रिलेटिव प्रोपोर्शन जो टू फॉर्म टाटोमर में वेरीज फ्रॉम, कह रहा है जो स्टेबिलिटी है इसकी प्रोपोर्शन जो है स्टेबिलिटी की वो कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर सकती है और कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है। ये हो गई कंडीशंस। टाटोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर आल्सो कैटलाइज्ड बाय, यानी कि जो टाटोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये एसिड और बेस की प्रेजेंस में भी हमारे पास कैटलाइज की जा सकती हैं, जनरेट की जा सकती हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, टाटोमर जो हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि दो टाटोमर हमारे पास अगर आ गए एक ही कंपाउंड के तो वो दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेबल होंगे। एक की स्टेबिलिटी कम होगी, एक की ज़्यादा हो सकती है। तो वो कह रहा है उनकी जो सेपरेशन है दोनों की, एक ही कंपाउंड के अगर दो टाटोमर हम अलग से अलग करने चाहें तो उनका कोई स्पेशल मेथड है जिनके तहत वो अलग किए जा सकते हैं। ये कोई टिपिकल या मुश्किल काम नहीं होगा। कीटो इनोल टाटोमरिज्म की बात करें अगर हम, इथाइल एस्टोएसीटेट की जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है, हमने एक्टिव मिथाइलिन का फिनोमिना देखना है इसमें। तो एल्डिहाइड कीटोन या दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं वो स्पेशल किस्म की, जैसी हमने टाटोमरिज्म डिस्कस की, ये शो करते हैं। तो ये टाटोमरिज्म जो है ये इथाइल एसिटोएसीटेट में देखी गई। क्या हुआ इसमें कि प्रोटॉन की माइग्रेशन हुई अल्फा कार्बन से कार्बोनिल ऑक्सीजन की तरफ, तो जिसका जो फिनोमिना आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, इधर ये वाला बॉन्ड इधर कार्बन पर शिफ्ट हुआ, जैसे शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन ने अपना इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिया। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे उन्होंने अटैक किया, हाइड्रोजन उनकी तरफ आ गया, ये OH बन जाएगा। ये देखिए आप, इधर OH बन गया, तो बाकी सारे का सारा एच रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और ये वाला ऐसे रिमूव होके इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। और हमारे पास क्या होगा कि जो OH कंटेनिंग फॉर्म होगी वो इनोल फॉर्म कहलाएगी, और जिस फॉर्म के पास दो कार्बोनिल कार्बन होंगे वो कीटो फॉर्म कहलाएगी। यही बात इधर डिस्कस की गई है, जो कीटो फॉर्म है उसके पास कार्बोनिल ग्रुप होगा, जबकि दूसरी फॉर्म जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इनोल फॉर्म कहलाएगी। तो इस किस्म की जो टाटोमरिज्म है जो अभी ये कीटो इनोल हमने देखी, ये टाटोमरिज्म क्या कहलाती है, कीटो इनोल टाटोमरिज्म। ये डिफरेंसेस हैं कुछ टाटोमरिज्म के और रेजोनेंस के, ये मैं एक अलहदा से वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लिहाजा इसको हम स्किप करते हैं, हम ऑनवर्ड आगे चलते हैं। एसिडिक नेचर डिस्कस करें अगर मिथाइलिन ग्रुप की, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, मिथाइलिन ग्रुप जो है ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से सराउंडेड है। एक तरफ एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन जो है इस मिथाइलिन के वो आयनाइजेबल हैं, इजीली जो है इससे रिमूव किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट से। तो क्या है हमारे पास, नेगेटिव आयन भी आएगा जो कि एक मीडियम स्पीशी होगी लूजिंग प्रोटॉन, जो कि बाद में स्टेबलाइज किया जाएगा रेजोनेंस की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी ओपेसिटी कम है इसकी, चलो खैर देखते हैं। फुली क्लियर नहीं, उम्मीद है आपको सही नज़र आ रहा होगा आप जूम करने पर। एक्टिव मिथाइलिन हमारे पास ये इथाइल एसिटोएसीटेट है, लेट्स सपोज कंसीडर करें इसे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इसके साथ। तो एक तरफ हमारे पास लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ है एस्टर ग्रुप। होगा क्या कि यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा, और ये रिमूव होने के बाद हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा, इस हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन पर लोन पेयर आ गया है, कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं है, तो कार्बन के पास जो नेगेटिव चार्ज आया वो चार्ज इस तरफ शिफ्ट होगा कार्बन के साथ वाले बॉन्ड पर। तो कार्बन पर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है ये वाला एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड वापस ले लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से वापस ले लेगा। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आया, इस स्ट्रक्चर से आगे रेजोनेंस हुई, रेजोनेंस के बाद हमारे पास
ये शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड और शिफ्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज हुआ हमारे पास। अगेन ये चार्ज शिफ्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है। ये वाला जो दूसरा कार्बोनिल कार्बन है एस्टर ग्रुप वाला, इस पर जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड से वापस ले रहा है। तो रिवर्स हो गया इसका, यानी कि पहले फर्स्ट कार्बन पर था, अब जो है हमारे पास दूसरा कार्बोनिल कार्बन है एस्टर ग्रुप के साथ वाला, उस पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। ये देखें, ये ट्रांसफरेंस होने के बाद हमारे पास ये आ गया। तो इसके बाद अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो एक हमारे पास ऐसी स्पीशी आती है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों कार्बोनिल कार्बन पर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी कह सकते हैं और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपना एक हाइड्रोजन दे चुका है। तो हमारे पास इसके बाद कुछ सबूत हैं कि कीटो इनोल टाटोमरिज्म होती भी है कि नहीं होती। कुछ एग्जाम्पल के तहत इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कीटो और इनोल के प्रूफ्स की। तो प्रिपेयर्ड किया कीटो स्ट्रक्चर जो था हमारे पास, एक ग्यूदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इनोल स्ट्रक्चर जो है, बल्कि ग्यूदर ने इनोल की बात की। उन्होंने कहा कि इनोल फॉर्म जो है सबसे पहले उन्होंने बनाई, एक्सट्रैक्ट की। उसके बाद जो फ्रैंकलैंड और डूपा थे उन्होंने इथाइल एस्टोएसीटेट का हमें कीटो स्ट्रक्चर शो करवाया। तो प्रेजेंस ऑफ ईच ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट इज वाज सपोर्टेड बाय टू सेट्स ऑफ रिएक्शंस। दोनों ने लहदा दोनों साइंटिस्ट ने दोनों कैटेगरीज को साइंटिस्ट ने लहदा रिएक्शन के साथ प्रूव किया कि ये दोनों टाटोमर फॉर्म जो हैं वो हो सकती हैं। तो इनके कंप्लीट प्रूफ है। सबसे पहले हम देखते हैं एविडेंस फ्रैंकलैंड और डूपा, यानी कि कीटो फॉर्म के जो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फॉर्म है, उसके हमारे पास कुछ प्रूफ हैं, वो देख लेते हैं। पहला रिएक्शन उन्होंने दिया कि जो इथाइल एसीटेट है वो एज सच एडिशनल प्रोडक्ट बनाती है अगर उसे हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया जाए उसका। तो ये जो रिएक्शन होगा ये प्रेजेंस शो करेगा कार्बोनिल कार्बन की। आप देख सकते हैं जैसे ही दोनों के साथ रिएक्शन कराया, एडिशन रिएक्शन होगा, हमारे पास ये दोनों चीज़ें एज सच ऐड अप हो जाएंगी। साइनाइड जो था ये फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन पर एक तरफ ऐड हो गया, और साइनाइड के साथ जो हमारे पास हाइड्रोजन था, ये एडिशन रिएक्शन में ये ऑक्सीजन के साथ जाके OH बना के इसने कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी। तो ये हमारे पास सियानोहाइड्रन बन गया। इसके बाद हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट या बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फेट आ गया हमारे पास। इसमें क्या होगा, सेम वही फिनोमिना सिंपल ऐड अप हो जाएगा। ये वाला जो हमारे पास रीजेंट है, रिएक्टेंट क्या होगा कि बाइसल्फाइड होगा, सोडियम बाइसल्फाइड हमारे पास ये ऐसा इधर आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन था इसके साथ वो ऑक्सीजन के साथ मिलके उसने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में इसके साथ बॉन्ड बना लिया। इसका सिंपली मैकेनिज्म अगर हम डिस्कस करें, हाइड्रोजन साइनाइड था हमारे पास, यहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर जो होंगे वो हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो साइनाइड होगा ये अपना बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से लेने के बाद इस पर भी कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, तो हमारे पास फाइनली कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाएगा साइनाइड के एडिशन से, हाइड्रोजन साइनाइड से। सेकंड वन हमारे पास प्रोसीजर मैकेनिज्म है सोडियम बाइसल्फेट का। इसमें क्या है, हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं ड्रा किया उन्होंने कि ऑक्सीजन ने अपना एक लॉन पेयर अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, बॉन्ड से लेने के बाद इस पर अटैक किया हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये वापस लिया ऑक्सीजन ने, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो फाइनल हमारे पास ये स्पीशी बन जाएगी, OH बन जाएगा ऊपर और सोडियम बाइसल्फाइड नीचे। तो ये वही जो हम इधर डिस्कस करके आए हैं। ये था फर्स्ट रिएक्शन इसके प्रूव में। सेकंड वन हमारे पास है कि अगर हम एक्टिव मिथाइलिन का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ या फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास दोनों के केसेस में लहदा स्पीशी आएंगी जो कि कार्बोनिल स्ट्रक्चर को प्रूव करेंगी। अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ऑक्साइम बनेगा, और अगर हम हाइड्राजीन के साथ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा।
ये दोनों अलग-अलग स्पीशीज़ हमारे पास बनेगी। ऑक्साइम और हाइड्रोजोन जो होगा ये करेक्टरिस्टिक होंगी कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड की, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कीटोन ग्रुप है, ये करेक्टरिस्टिक होगी ऑक्साइम और फिनाइल हाइड्रोजोन प्रोडक्ट की। तो ये रिएक्शन जो होगा कीटो ग्रुप को प्रेजेंट करेगा इन आवर कंपाउंड दैट इज इथाइल एसीटो एसीटेट। आप देख सकते हैं जैसे एक्टिव मिथाइलिन हमारे पास जो है ये इथाइल एसीटो एसीटेट है, इसका हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवाया हमने, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से वाटर का मालिक्यूल लीव आउट हो गया। वाटर का मालिक्यूल लीव आउट होने के बाद हमारे पास डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना और OH साथ वैसे का वैसे ही आ गया। वाटर का मालिक्यूल बीइंग स्टेबल मालिक्यूल लीव आउट होने के बाद हमारे पास ये देख सकते हैं आपके ऑक्साइम बन गया हमारे पास। बाकी सारे का सारा मालिक्यूल ऐसा वैसे ही रहेगा, एक कार्बन जो मिथाइल के साथ है उस पर ये रिएक्शन हो रहा है। सेकंड वन हम देखें, फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन है एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज इथाइल एसीटो एसीटेट है हमारे पास। इथाइल एसीटो एसीटेट का फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन हुआ हमारे पास, यहाँ पर भी वाटर मालिक्यूल लीव आउट कर गया और हमारे पास फिनाइल हाइड्राजोन एक फाइनल स्पीशी आ गई जो कि प्रूव है हमारे पास कीटोन या कीटो कंटेनिंग ग्रुप का, और ये हमारे पास कार्बन ऐसा वैसे ही आ जाएगा दूसरी तरफ। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास इथाइल एसीटो एसीटेट का किसके साथ है, एसीटोन के साथ। कह रहा है कि इथाइल एसीटो एसीटेट हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा एसीटोन में, जो अब हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका डाइल्यूट एसिड या अल्कली के साथ, ये भी प्रेजेंस होगी हमारे पास CH2 ग्रुप एज सच रहने की, यानी कि ये भी कीटो फॉर्म जो है उसको वेरीफाई कर रहा है। हमारा थर्ड रिएक्शन क्या है कि इथाइल एसीटो एसीटेट हाइड्रोलाइज हो रहा है एसीटोन में, अगर हम इसे रिएक्ट करेंगे अपने कंपाउंड इथाइल एसीटो एसीटेट को डाइल्यूट एसिड या अल्कली के साथ। तो जैसे डाइल्यूट एसिड, कोई भी आप एसिड या अल्कली लेते हैं डाइल्यूट, तो हमारे पास क्या होगा, सिंपली एसीटोन आ जाएगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल जो है बाई प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास, कह रहा है इथाइल एसीटो एसीटेट जो है हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की प्रेजेंस शो करेगा। अगर हम ये जो हमारे पास दी गई हैं साल्ट है एक और दूसरा एक जनरल रिएक्टेंट है, इनके साथ रिएक्ट कराएं तो हमारे पास मोनो अल्काइल डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की प्रेजेंस को शो करेगा। ये हमारे पास 4 रिएक्शन थे, चारों रिएक्शन प्रूव कर रहे हैं किसको, कीटो स्ट्रक्चर को, इथाइल एसीटो एसीटेट को। तो ये थे कुछ कीटो फॉर्म के प्रूव। इसके बाद हमारे पास है रिएक्शन इन सपोर्टिंग ऑफ इनोल फॉर्म। तो ये गिदर का फार्मूला है, गिदर ने प्रूव किया और इसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ रिएक्शंस के प्रूफ देके साबित भी किया स्ट्रक्चर को। तो क्या कहा गिदर ने, इसने कहा मेटालिक सोडियम जो है उसके साथ अगर हम इथाइल एसीटो एसीटेट को ट्रीट करते हैं तो सोडियम डेरिवेटिव बन जाता है, उसके साथ ही हमारे पास कुछ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव होती है, इवॉल्व होती है। तो जो कि हमारे पास इस बात का प्रूफ है कि इथाइल एसीटो एसीटेट के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। यानी कि जब हम किसी अपनी इनोल फॉर्म को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, मेटालिक सोडियम के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है और सोडियम साल्ट बन जाता है इथाइल एसीटो एसीटेट का, जो हमारे पास इस बात का प्रूफ है कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप था जो कि जिसकी जगह हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस रिमूव आउट हो गया और ऑक्सीजन वैसे का वैसा रहा, उसके साथ सोडियम मेटल ने जाके बॉन्ड बना दिया। एक और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया कि रेडिश वायलेट कलर बन जाता है अगर हम इथाइल एसीटो एसीटेट को आयरन क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ ट्रीट करें। तो ये भी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस को शो कर रहा है, जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगेन कार्बन के साथ अटैच होगा और वो कार्बन आगे कार्बन के साथ अटैच होगा, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। थर्ड हमारे पास रिएक्शन जो गिदर ने दिया, उन्होंने कहा कि कलर जो होगा इथाइल एसीटो एसीटेट का वो क्या होगा, डिस्चार्ज द कलर ऑफ इथेनोलिक ब्रोमीन सोल्यूशन गिविंग एडिशन रिएक्शन विच शोज प्रेजेंस ऑफ ओलिफिनिक डबल बॉन्ड।
यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो होगा ओलिफिनिक टाइप का, वो हमारे पास एक ही डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को शो करेगा ये वाला रिएक्शन, जैसे ही हम अपने कंपाउंड को Br सोल्यूशन के साथ यानी कि ब्रोमीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे। तो ये भी शो कर रहा है कि हमारे पास इनोल फॉर्म प्रेजेंस है। अगर हम इसी इनोल फॉर्म को अगेन ट्रीट करें किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या कह रहा है, एक इथाइल ईस्टर बनेगा जो कि बीटा क्लोरोक्रोटिक एसिड का होगा। तो जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है वो कन्वर्जन के लिए यूज़ कर रहे हैं किसकी कन्वर्जन के लिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्लोरो फंक्शनैलिटी में, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस हमारे पास फाइनली शो होगी, और जो कि दैट विल इन द फेवर ऑफ इनोल फॉर्म। आप देख सकते हैं जैसे ही उन्होंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास बीटा क्रोटोनिक एसिड फाइनल बन गई प्रोडक्ट। तो ये था प्रूफ। इसके बाद क्या था, स्ट्रक्चर जो था फिर भी इन प्रूफ्स के बाद 1910 तक ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा। कुछ मसाइल थे जो कि स्ट्रक्चर को मज़ीद वेरीफाई नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ, ये जो कंट्रोवर्सी थी, ये नोर था एक साइंटिस्ट, उन्होंने 1911 में अपने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसे जो है वो सॉल्व कर दिया। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने कहा कि एक फार्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल फार्म है, दूसरी लेस स्टेबल है। उन्होंने कीटो फार्म को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ये 92% स्टेबिलिटी रखती है, जबकि इनोल फार्म जो है इथाइल एसीटोएसीटेट की 8% स्टेबिलिटी रखती है। नोर ने क्या किया जी, नोर साइंटिस्ट केमिस्ट थे, उन्होंने 1911 में दोनों फार्म को लहदा किया। पहले उन्होंने एक फार्म ली, उसको उन्होंने उसमें उन्होंने क्या किया कि इथाइल एसीटोएसीटेट का सोल्यूशन जो था उसको लाइट पेट्रोल में -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किया। कूल करने के बाद जो उन्हें क्रिस्टल हासिल हुए, वो उन्होंने देखा कि क्रिस्टल का जैसे टेम्परेचर जो है वो कम किया जाता है, टेम्परेचर हाई अप की तरफ जाता है, तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्रिस्टल जो थे मेल्ट होना शुरू हो गए। तो इन क्रिस्टल्स ने -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई कलर नहीं दिया, और ना ही ये ब्रोमीन के साथ कोई इन्होंने रिएक्शन दिया ना या कंबाइन हुए। तो यानी कि कीटोन की हमारे पास प्योर फॉर्म आ गई, जो कि फ्रैंकलिन और डूपा ने हमें शो करवाई थी। नोर ने अगेन एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि सोडियम डेरिवेटिव लिया इथाइल एसीटोएसीटेट का। ये डेरिवेटिव लेने के बाद उन्होंने लाइट पेट्रोल में लिया, इसे -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किया। फिर कूल करने के बाद उन्होंने जो हमारा सस्पेंशन बना उसको HCl के साथ ट्रीट किया, ताकि सोडियम साल्ट जो है वो डिकम्पोज हो जाए और हमारे पास प्योर कंपाउंड बच जाए। तो बाद में उन्होंने क्या किया, जो प्रोडक्ट थी देखा कि वो क्रिस्टल नहीं बन रहे उसके, जबकि क्रिस्टल नहीं बन रहे, वो एक ग्लासी सा सॉलिड हमारे पास आ रहा है कूल होने पर। तो ये जो सब्सटेंस थी इसने कलर भी अपना चेंज किया -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बाद में ये शो भी करवा दिया कि इसमें प्योर हाइड्रोक्सी फॉर्म यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि गीजर के फार्मूले के तहत इनोल स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर रहा था। तो स्टेबिलिटी जो थी इनोल फॉर्म की, उन्होंने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत जो है वो शो करवा दी कि इसमें कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को वेरीफाई कर रही है। एसिड और बेस की मदद से जो है हमारे पास ऑनवर्ड एक इसकी टाटोमरिज्म की ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि एसिड और बेस जो है कैटालाइज करते हैं इंटरकन्वर्जन के टाटोमेरिक फॉर्म्स को। तो हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म दिया है हमारे पास। क्या हो रहा है, एसिड कैटालाइज्ड टाटोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास जैसे ही हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन और एसिडिक बिहेवियर के तहत हमारे पास आता है, तो क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास OH आ जाएगा, जो कि इनोल फॉर्म को वेरीफाई कर रहा होगा। और अगर हम बेस की बात करें, जैसे हम यहाँ बेस डालते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एनाइन बनेगा। एनाइन में बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, थोड़ी सी बॉन्ड शिफ्टिंग होने के बाद फाइनली हमारे पास फिर इनोल फॉर्म आ जाएगी, जो कि बेस कैटालाइट टाटोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो एक और प्रूफ था जी स्ट्रक्चर इथाइल एसीटोएसीटेट के अगेंस्ट क्लेजिन कंडेंसेशन के तहत,
बेस कैटलाइज कंडेंसेशन थी जो एस्टर की, उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वो अपने सेम मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करने के बाद या अब किसी डिफरेंट मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, बीटा कीटो ईस्टर हमारे पास आ जाएगा जो कि क्लेजर कंडेंसेशन का फिनोमिना है। रिएक्शन आप देख सकते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन है हमारे पास इथाइल एसीटेट के कंपाउंड में, ये हमारे पास एस्टर है जी। जैसे ही रिएक्शन होगा हमारे पास एक इथाइल अल्कोहल सेपरेट आउट हो जाएगी और हमारे पास ये एक बीटा कीटो ईस्टर टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म फाइनली हम देख लेते हैं। जो जनरली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है क्लेजर कंडेंसेशन का, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ईस्टर है, वो उसका अटैक हो रहा है हाइड्रोजन पर और यहाँ से CH2 यानी कि कार्बन अपना बॉन्ड वापस ले रहा है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अगेन जो होगा ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल सेपरेट आउट हो जाएगा और यहाँ से ये सेम कंपाउंड हम लेंगे या कोई डिफरेंट कंपाउंड सेम भी ले सकते हैं। खैर यहाँ पर डिफरेंट लिया गया, हाँ डिफरेंट नहीं बल्कि यहाँ पर सेम लिया हुआ, ये भी एस्टर है और ये भी एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या हुआ, जो हमारे पास माइनस आया था कार्बन पर, एक्टिव मिथाइलिन जो था वो अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन पर, यहाँ से एक बॉन्ड शिफ्ट होके जा रहा है बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर। तो हमारे पास क्या होगा, फाइनली ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो कि ऑनवर्ड एस्टर ग्रुप की प्रेजेंस में एस्टर ग्रुप के आने के बाद शिफ्टिंग हो जाएगी अगेन हमारे पास। तो कीटो इनोल टाटोमरिज्म ये कंफर्म हो गई इस मैकेनिज्म से, क्लेजर कंडेंसेशन से भी। यानी कि हमने 3 प्रूफ दे दिए। पहला उन्हीं साइंटिस्ट ने अपने अपने जो थे रिएक्शन प्रूव किए, गीदर ने और डूपा और फ्लैंकलिन ने, तो लास्ट में नोर ने उसे वेरीफाई किया। थर्ड प्रूफ जो हमारे पास ये क्लेजर कंडेंसेशन का था। तो क्लेजर कंडेंसेशन में जो हमारे पास स्टेप इन्वॉल्व है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन जो था इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज एनाइन हमारे पास एक आ रहा है जो कि इनोलेट आइन है। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, न्यू बॉन्ड बिटवीन इनोलेट न्यूक्लियोफाइल और कार्बोनिल कार्बन जो है दूसरे मालिक्यूल का इथाइल एसीटोएसीटेट का, यानी कि ये वाला हमारे पास एक न्यू बॉन्ड बना है। दोनों सेम कंपाउंड है, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन के ये दोनों एक ही कंपाउंड हमारे पास फाइनल बन गए। थर्ड जो था ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की, तो स्टेबल मालिक्यूल आ गया हमारे पास इथाइल एसीटोएसीटेट का जो कि कीटो इनोल टाटोमरिज्म शो करवा रहा है हमारे पास। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें इथाइल एसीटोएसीटेट की, तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इथाइल एसीटोएसीटेट जो है कलरलेस लिक्विड है और उसके पास फ्रूटी सा आर्डर है, यानी कि किसी फ्रूट का स्मेल आ रही है उसमें। सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी या करैक्टरिस्टिक है उसमें बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास इथाइल एसीटोएसीटेट का 181 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें आ रहा है। थर्ड करैक्टरिस्टिक स्पेरिंगली सॉल्युबल है जी ये वाटर में, लेकिन इजीली सॉल्युबल है, यानी कि बहुत जल्द सॉल्युबल हो जाता है एथनॉल में, ईथर में या मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो फोर्थ हमारे पास है न्यूट्रल टू लिटमस, यानी कि लिटमस पेपर के साथ ये किसी तरह का कलर नहीं शो कर रहा। फिफ्थ वन हमारे पास करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के सॉल्युबल है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में और इसके इनोल फॉर्म जो है वो डिज़ोल्व होकर हमें सोडियम साल्ट दे देती है, जो कि नोर के फार्मूला नोर के एक्सपेरिमेंट के बाद भी हमने देख लिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जी इथाइल एसीटोएसीटेट का 1.4232। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, रेडिश वाइडलर कलर, ये हमने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव करके हमें बता दिया। थियोरेटिकल इसका आंसर उन्होंने दिया कि ये जैसे ही इथाइल एसीटोएसीटेट आयरन क्लोराइड के साथ जो है रिएक्शन करता है तो हमारे पास रेडिश वाइडलर कलर आ जाता है। ये था जी आज का वीडियो लेक्चर इथाइल एसीटोएसीटेट के अकॉर्डिंग, और इसकी जो थी एक्टिव मिथाइलिन हमने इफेक्ट देख लिया इसका। तो उम्मीद है आपके लिए ये कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वाकई हेल्पफुल है तो आप काइंडली इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लाइक कर दें, अपनी सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।